हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की ओर बात करने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हर बच्चा देख के डरता है कि ऑर्गेनिक में हम कैसे पास हुए। इतना सारा रिएक्शन है, इतना सारा फार्मूला याद करना होता है, जो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, तैयारी कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फेल होएंगे। राइट, अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लें तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इनमें जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको चिन्ह लगाएंगे। आप भी अपने जो भी पढ़ने का मटेरियल है उनको साथ में रखें और चिन्ह लगाते जाएं मेरे साथ में। और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप कहीं स्किप करके देख रहे हैं, भगा के देख रहे हैं, तो जो मैं बीच में समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरा उनको समझते जाइएगा, साथ में देखते भी जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। आपके सपोर्ट पर ही हम काम करते हैं और हमको मोटिवेशन भी मिलते हैं कि इस तरह से जब हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए मेहनत करके, तो उन चीजों को अगर आप लाइक कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, ये जो हमारा पहला यूनिट का जो कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पहले तो इसी में उत्तर छिपा हुआ है। पहले समझते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 मेंबर रिंग है, या 4 मेंबर रिंग है, या 5 मेंबर। मान लीजिए यहाँ 3 मेंबर ये रिंग है, ठीक है। अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और इस कार्बन को हटा के अगर ऑक्सीजन आ जाए, तब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, मतलब विषम चक्रीय यौगिक होगा। अगर ये 3 मेंबर रिंग है, अगर इस कार्बन को हटा के अगर नाइट्रोजन आ जाए, तब भी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सल्फर भी अगर आ जाते हैं 3 मेंबर रिंग में, तीनों के तीनों कार्बन था पहले, लेकिन इस कार्बन को हटा के अगर सल्फर आ जाते हैं, तो वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ये तो 3 मेंबर में बात हुई। 4 मेंबर में भी ऐसे ही होगा, 4 मेंबर में भी इस तरह से होगा। ये तीनों अगर 1 2 3 कार्बन हो और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए, तब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर साइक्लो जो ब्यूटेन था, अब इसका नाम कुछ दूसरा हो जाएगा। तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। इसका सीधा एक परिभाषा होगा, विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। जब किसी चक्रीय यौगिक में, जब भी कोई चक्रीय यौगिक बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, उसके लिए हमको 3 कार्बन का जरूरत पड़ता है, ठीक। 3 कार्बन ही मिल करके एक चक्र बनाते हैं। तो अगर वहां पर 3 कार्बन में से, या 4 कार्बन में से, या 5 कार्बन जो चक्र में है, अगर वहां से कोई कार्बन को हटा करके अगर कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, ये तीनों के तीनों ही हेट्रोएटम एलिमेंट होते हैं, अगर वो आ जाते हैं, तब ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं उनको विषम चक्रीय यौगिक के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। इसमें और वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उनको जरूर देखना, ठीक। अब देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक के वर्गीकरण को समझाओ। हाँ, इनको आप पढ़ें। विषम चक्रीय यौगिक एक्चुअल में कितने टाइप से होते हैं, पायरोल बनाने की विधि, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपको बता रहा हूँ, चिन्ह लगाते जाएंगे। फ्यूरेन बनाने की विधि एवं उनके एरोमेटिक लक्षण और गुण को बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ये स्क्राफ की विधि से क्यूनोलिन का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ ही लेंगे। जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूं आप जरूर पढ़ें। ये भी पांचवा भी आप थोड़ा सा एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, नीचे में कुछ रिएक्शन को पूरा करने के लिए दे रहे हैं। ये रिएक्शन जो कंप्लीट करना है, इनको तो आपको देखना पड़ेगा, और एकदम छोटा छोटा है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आसानी से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए और देखते हैं, पायरोल से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। अच्छा, इनको जरूर पढ़ना है, इनको जरूर पढ़ना है। पायरोल, पायरोल से आप कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ फ्यूरेन है ना। वैसे पायरोल का संरचना आपको बनाना होगा, और पायरोल का संरचना बनाने के बाद आप ये वाला जो कंपाउंड है, मैलिनीमाइड, पीरोल, है ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कैसे बनाएंगे ये आपको पढ़ना होगा। और देखते हैं, पिरिडिन और पायरोल की क्षारीयता की तुलना कीजिए। नहीं, इनको दिक्कत नहीं है, इसको मत पढ़िए। 11वां देखिए, एरोमेटिक श्रेणी के 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक के 3 उदाहरण दीजिए। इनको करना है आपको। और देखते हैं, पिरिडिन के प्रतिस्थापी में समूहता को समझाइए।
और ये कंप्लीट जो रिएक्शन अच्छा इनको चिन्ह लगाना है ना, ऊपर वाला को मत लगाना है, ये तेल वगैरह जो पायरोल की विधि ये नहीं। अच्छा ऊपर को लगा लेंगे। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये फ्यूजर इंडोल, इतना बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए बहुत सारा सवाल आपको मिलेंगे, छोटा 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 छोटा। मैं इसीलिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ। अगर चिन्ह लगा के नहीं पढ़ेंगे, लास्ट सिचुएशन पर एग्जाम एकदम पास है, तो आपके लिए समस्या और बढ़ जाएंगे, राइट। आइसोक्यूनोलिन की संरचना बनाइए, इनको भी कर लेंगे। पॉल नॉर फंफ्लेफड़ और नॉर पायरोल फंफ्लेफड़, ये तीनों को आपको पढ़ना है। पायरोल के क्षारीय स्वभाव को समझाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हंस संश्लेषण द्वारा पायरोल तथा pyridine बनाए जा सकते हैं, इन अभिक्रिया को समझाइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। pyridine की आणविक संरचना को समझाइए, इसको भी आप कर लेंगे। और थायोफिन फ्यूरॉन की अपेक्षा अधिक एरोमेटिक है, हाँ ये तो कारण बताना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा आप। इंडोल इनको मत करिए। और देखते हैं क्यूनोलिन के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन, इनको भी मत करिए। फ्यूरॉन, अच्छा फ्यूरॉन डिल्स एल्डर अभिक्रिया, दो रिंग, दो ओपन रिंग अगर साइक्लिक बन रहे हैं तो वो डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहलाएंगे। या दो चक्र आपस में मिलेंगे तो वो डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक। और देखते हैं अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, है ना। ये भी अभिक्रिया पूर्ण करने वाला पाठ को आप जरूर पढ़ें। क्यूनोलिन से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ये कैसे वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ना होगा। और देखते हैं pyridine के अपचयन अभिक्रिया को समझाओ, इनको भी कर लेंगे। पायरोल के अम्लीय स्वभाव, इनको भी कर लेंगे। pyridine की अनुनादी संरचना, ये भी पढ़ लेंगे आप। थायोफिन पायरोल से अधिक स्थायी होते हैं, ये कारण वाला आपको पार्ट पढ़ना है। और आइसोक्यूनोलिन की इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाना है। और क्यूनोलिन की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण होती है, अभिक्रिया को बताना है। और देखते हैं इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ेंगे 50 नंबर का, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे 47 और 48। बस इतना सवाल आपको पढ़ना है, बहुत लंबा चैप्टर है ये। चिन्ह लगाने के बाद भी इतना सारा क्वेश्चन बन रहा है। अब इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि छोटा छोटा रिएक्शन है। हाँ ये जो रिएक्शन पूरा करने वाला पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कहीं भी दिखे मैं भूल जाऊंगा चिन्ह लगवाने के लिए, तब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है आपको, क्योंकि मैं उनको समझाते भी जा रहा हूँ साथ में, और ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सर हमको बता रहे हैं, राइट। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आकर के दो पार्ट दिए हैं। कार्बधात्विक यौगिक क्या है, इनको आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। देखो अगर हम कह रहे हैं कार्बधात्विक यौगिक, अगर कार्बन से डायरेक्ट कोई धातु जुड़े हो तब ये कार्बधात्विक यौगिक, जैसे ये वाला हमारा होगा, ठीक है। तो कार्बधात्विक यौगिक का मतलब है कार्बन से डायरेक्ट अगर कोई धातु जुड़ा हो तो वो कार्बधात्विक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों देखिए ये कार्बधात्विक यौगिक है, आप समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है। ये तो सिंपल है। ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक बनाने में ईथर का क्या कार्य है, ये भी आप करें। ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक की संरचनाएं भी पढ़ें। और इनामीन क्या होते हैं ये भी आप कर लेंगे। ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, अभिक्रिया को समझाओ, इंपॉर्टेंट है। ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस चैप्टर का एक सदाबहार टॉपिक है ये। ग्रीक नाडा, इनका फार्मूला होता है RMgX, ये होता है RMg, और ये होता है X, ठीक है। तो ये R का मतलब एल्किल है, मैग्नीशियम है, और ये हाइलाइट। R की जगह में वैल्यू बदल सकते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। X की जगह में वैल्यू बदल सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, राइट। तो ये होता है RMgX, को ही हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से कैसे बनाओगे मेथिल एथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड सिलिकॉन आदि हमको बनाना होगा, कैसे बनाओगे ये आप पढ़ेंगे। और देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आप पढ़ें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का कंपाउंड क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। आर्गेनोलिथियम यौगिक ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से अधिक क्रियाशील होते हैं। साइनोजिन के साथ अभिक्रिया बताइए ग्रीक नाड़ अभिकर्मक का। और एक ग्रीक नाड़ अभिकर्मक RMgX के साथ एमाइड एथिल फार्मेट की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है ये भी आपको बताना है। तो इतना प्रश्न जो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट,
इनको आप जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। विलायक के रूप में ईथर को क्यों प्रयोग करते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आप पढ़ें, बस इतना आप पढ़ना है। अब देखते हैं इनके बी वाला पार्ट को देखते हैं। इनोलेट द्वारा कार्बोनिल यौगिक इनॉल और इनोलेट आयन की व्याख्या कीजिए। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता गुण को बताना है। चलावैता बहुत बार पूछा गया है, चलावैता क्या होते हैं। चलावैता क्या होते हैं, सूत्र सेम होगा लेकिन उनका एटम एक फाइट से दूसरे फाइट जा करके उनके फॉर्म को बदल देते हैं, जिससे उनका नाम बदल जाते हैं, राइट। तो ये होते हैं इनोले चलावैता। जैसे मेरे पास है, मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन का क्या है, मेरे पास रिंग है, ठीक। ये थोड़ा सा समझिएगा, ये बेंजीन का रिंग है। अगर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए मेथिल है, CH3 है, मान लीजिए यहाँ पर मेथिल है। अगर मैं इनको कहूँ चलो इनका क्या बनाना है हमको, समावेता, तो क्या होगा, इसका जो समावेता बनेगा, ये मिथाइल को हटा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तब ये इसका समावेता कहला जाएगा। और एक और बना सकते हैं, ये वाला मिथिल को हटा करके हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो 3 समावेता बन सकते हैं। यही होते हैं समावेता। आप ये पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और देखते हैं डाई एथिल मैलोनेट के एल्किलीकरण से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रियाशील मेथिलीन समूह CH2 को मेथिलीन कहते हैं, मेथिल नहीं कह रहे हैं, मेथिलीन कह रहे हैं। तो उनसे कैसे प्राप्त करोगे, इतना जो दिया यही तो हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलता है डियर स्टूडेंट। आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना, आप तो करेंगे ही करेंगे मेहनत, और जरूर करिए। ये 7वां क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे, ये वाला पार्ट आप पढ़ना है। और देखते हैं रॉबिन्सन एन्युलीकरण क्या होते हैं, नहीं इधर का क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, तो इतना में आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए अब हम लोग यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं, गेहूं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण करिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियारी संश्लेषण, ये तो जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप पढ़ें। ग्लूकोज का परिवर्तन एरेबिनोस में कैसे होता है, ग्लूकोज सुक्रोज के जलीय अपघटन की अभिक्रिया लिखे। अच्छा इनको पढ़ना है, आ वाला को, बा वाला को मत पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट के जैविक महत्व छोड़ दीजिए। एपी एपीमरीकरण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डी और एल है ना, विन्यास क्या होते हैं बताना है। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक को समझाइए। एनोमर क्या होते हैं, नहीं। एल्डोस का समावयवी कीटोज में परिवर्तन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज शर्करा के रिंग के आकार निर्धारण, नहीं इसको मत करिए। एल्डोस तथा कीटोज का विन्यास निर्धारण कैसे होते हैं, इरिथ्रो और थ्रियो को समझाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के विन्यास, नहीं इसको मत करिए। ये संरचना बताने वाला है, मल्टोज लैक्टोज, ये सब आप करेंगे। और निम्नलिखित को आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, अच्छा ये आपको बनाना है। ग्लूकोज से आइस ओसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, नहीं एक को पढ़ लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं, बहुत बड़ा ये पार्ट है, चैप्टर है। एनोमर तथा एपीमर को उदाहरण से समझाओ, ये पढ़ें। सुक्रोज का विलयन दक्षिणा गुणक होते हैं किंतु जल अपघटन के पश्चात वाम गुणक होते हैं, क्यों। सुक्रोज फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, क्यों नहीं। सुक्रोज का निर्माण कैसे किया जाता है, नहीं इसको भी मत करिए, ये पढ़ें। 21 नंबर का क्वेश्चन, फ्रक्टोज की हावर्थ प्रोजेक्शन संरचना को बताइए, ये पढ़ें। और इतना सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी चीज आएगा आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक। और देखते हैं, डी ग्लूकोज बनाना है आपको डी मैनोस से, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप चिन्ह लगाएं। चलिए अब इनके बी वाला पार्ट में चलते हैं, जिसमें एमिनो एसिड मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे और न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, इनके लिए परीक्षण क्या करते हैं, प्रोटीन के महत्वपूर्ण उपयोग बताइए, है ना। नहीं उपयोग को मत पढ़िए, उपयोग को मत पढ़िए, ये मत पढ़िए। प्रोटीन के निनहाइड्रीन परीक्षण बताइए, ठीक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम्म। समबिंदु समविभव बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए मॉडल आपने पढ़ा है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। इसको छोड़ के एग्जाम में और दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये अल्फा बीटा एमिनो अम्ल पर उष्मा के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों अगर आप पढ़ लें ऊपर का तो अंतर बता सकते हैं, ठीक। और देखते हैं, प्रोटीन अम्ल के अम्लीय और क्षारीय गुण को बताओ। नहीं, इतना सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। भरोसा के साथ पढ़िए, खुद के ऊपर भरोसा करिए। चलिए अब चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, 12वीं में पढ़ा वही पढ़ लीजिए। मुक्त बहुलक क्या होते हैं, बहुलीकरण क्या होते हैं। जब देखिए बहुलीकरण में होता क्या है, मोनोमर की जो इकाई होते हैं, है ना, जैसे एथीन के जो अणु है बार बार जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा चैन बन जाते हैं, तो उनको कहते हैं पॉलीथीन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण। जिगलर नाटक उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनमें हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संघनन बहुलक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें संघनन बहुलक क्या चीज होते हैं, ठीक है। और एक और होगा योगात्मक बहुलक, मिले तो देखते हैं। और देखते हैं, एसीटिलीन से पीवीसी कैसे बनाओगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे। वल्कनीकरण क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, न टूटने वाले कप, ये सब छोड़िए। श्रृंखला चयन में अंतर ये भी छोड़िए, ऊपर का अगर आप पढ़ लिए हैं तो नो डाउट वहां से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। बेकेलाइट पूछेगा एग्जाम में, यूरिन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन बहुलक, एबॉक्सी, ये सब को आपको पढ़ना होगा। इतना आपको तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा है। और ये इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही है। आपको लगेगा कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। एक और प्राकृतिक कहाँ गया, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वो संश्लेषित रबर होते हैं, और जिसको प्रकृति ने दिया है रबर गुण, वो होते हैं प्राकृतिक रबर के कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये हमारा अ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं रंजक की ओर। और रंजक में देखिए जो जो इंपॉर्टेंट आएंगे मैं सारा चीज बताऊंगा, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक। सबसे पहले पढ़ें, डाइन का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मेथिल ऑरेंज क्रिस्टल वायलेट, दो इंपॉर्टेंट हो गए, मेलेकाइट ग्रीन और फ्लोरेंस और कांगो रेड, पांच हो गए टिप्पणी में। फिनाप्थेलिन छह, एलिजरिन सात। इस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, सर्च मारना केमिस्ट्री विनर MK सर करके मिल जाएगा। एडिंगो के बनाने की विधि को बताइए, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको मत पढ़िए, आठवां नौवां को मत पढ़िए। फिनाप्थेलिन अनुमापन में प्रयोग करते हैं, इसको भी मत करिए। बस इतना आप सवाल अगर पढ़ लेते हैं, नो डाउट मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो फ्रेंड इतना अगर हम तैयारी कर लेते हैं, अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो अ वाला पार्ट को पूरा छोड़ दीजिएगा, चौथा यूनिट का लगभग। नहीं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघनन बहुलक तो बहुत बार पूछे गए हैं, और योगात्मक बहुलक, अच्छा इसी को कह रहा था ना मैं, योगात्मक बहुलक, ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और चांसेस है पूछने का। वो दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आप यहाँ 6 7 टॉपिक पढ़ लेंगे, नो डाउट आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। चलिए देखते हैं अब पांचवा यूनिट का अ वाला पार्ट देखते हैं, औरक स्पेक्ट्रोस्कोपी पहला। देखते हैं IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या है, इनको पढ़ना है हमको। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फिंगरप्रिंट का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। और IR स्पेक्ट्रा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नहीं ऊपर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। घूर्णन, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड क्षेत्र में प्राप्त किए जाने वाले तकनीकी का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। और आपको पढ़ना होगा, बंकन और तनन कहीं पर मिलेगा देख लेना आप, मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी। अच्छा, फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखते हैं वर्ण का नियम, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसीटोन की कार्बोनिल तनन आवृत्ति, और एसीटोन अम्ल और मिथाइल, नहीं इसको मत करिए। ऊपर का अगर इतना सवाल आप पढ़ लेते हैं, नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अच्छा, कभी कभी ये होता है तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, तरंग संख्या क्या होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, तो अगर आपके पास समय हो तो पढ़ें। एक प्रश्न यहाँ से और लगा लीजिए जी,
गुणन कंपन स्पेक्ट्रा को समझाइए। ठीक, अब चलिए इनके पांचवा यूनिट के बी वाला पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करके एक वीडियो तैयार होता है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इनके हमारे पास ब वाला पार्ट में क्या क्या दिया है। वुडवर्ड फिजर रूल देखते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत लिखिए। ये आप पढ़ें, आए एग्जाम में चाहे मत आए लेकिन आप इनको पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्णोत्कर्षी और वर्णापकर्षी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बियर लेम्बर्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन, ये बोल रहा था क्वेश्चन, ये तो बहुत बार आया हुआ है कैलकुलेशन करने के लिए, यही तो आएगा एग्जाम में। संयुग्मित डाइन के लिए वुडवर्ड फिजर रूल नियम को बताइए। डेल लैम्डा मैक्सिमम की गणना कीजिए। ये आपको नियम पढ़ना होगा, तैयारी करके बना सकते हैं आप। हुक का नियम, अच्छा वर्ण का नियम यहाँ भी आप पढ़ें, 11 क्वेश्चन। और है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक को बताना है वुडवर्ड फिजल के अनुसार, फिजर रूल के अनुसार। ये सारा चीज कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अगर इस तरह के आपको वीडियो और चाहिए आपको तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ये सब के लिए वुडवर्ड फिजर रूल निकालना है, यही देते हैं एग्जाम में हमारे पास। और देखते हैं स्पेक्ट्रोमिति क्या होते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए लेम्डा मैक्स का प्रकार बताइए। पॉली इन, हाँ ये लगाएंगे। पॉली का मतलब होता है अनेक, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर संरचना में अगर डबल बॉन्ड की संख्या दो से ज्यादा है तो उनको हम लोग पॉली इन कहते हैं। आई होप वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि कौन कौन सा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और ये 15 क्वेश्चन को भी आप चिन्ह लगा लेंगे। अगर इतना सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है बाहर से और कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, और देखते हैं इनका सी वाला पार्ट है, स वाला पार्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये आपको इंस्ट्रूमेंट है एक, आप देखिएगा, आप यूट्यूब में देखेंगे एनएमआर कैसे दिखते हैं, महंगा इंस्ट्रूमेंट है ये। आप जब भी इस पर सैंपल को कोई डालेंगे तो वहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होते हैं समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास शील्डिंग, ये परिरक्षण और अपरिरक्षण दोनों को बताना है। और एनएमआर में ट्राइमेथिलसिलेन, इसका पूरा नाम पूछे गए एग्जाम में, इसको आपको बताना है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल के विपाटन को नियंत्रित करने वाले नियम को बताइए। और पीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका नाम है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इनके विभिन्न अभिलक्षण को बताना है। तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं इनको बताना है। इसके लिए सिग्नल कैसे प्राप्त करते हैं। डेल्टा और टाउ स्केल में संबंध को बताना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप जरूर पढ़ें, आपको अच्छा भी लगेगा। थोड़ा तो आपको देखेंगे इसमें का सिग्नल वगैरह बहुत सारा मिला हुआ है, इनके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। इनके एप्लीकेशन क्या है वो बताना है। और देखते हैं और यहाँ पर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर प्रश्न दिया है 23। देखते हैं, हाँ केमिकल शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन, ये जो केमिकल शिफ्ट है अधिक क्यों होते हैं ये आपको बताना है। और न्यूजॉल क्या है, ये क्वेश्चन शायद पिछले बार नहीं था, नया जुड़ा हुआ, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये 17 वाला क्वेश्चन को आप लगा लेंगे चिन्ह। बाकी और इस टाइप का प्रश्न है नहीं जो आप, हाँ ये सिग्नल निकालने वाला जो पार्ट दिया हुआ है छोटा छोटा यहाँ पर, आपका अगर तैयारी हो रहे हैं तो पढ़ें, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना चिन्ह लगाया गया है उतना को पढ़ें। और उससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं उनको भी पढ़ें। ये तो आपकी सरलता के लिए मैं कुछ चीजों को चिन्ह लगवा देता हूँ ताकि इस तरह की चीजों को आप पढ़ सकें, समझ सकें, ताकि अच्छा से आपका एग्जाम जाए। देखिए अब ऐसा करके कितना बड़ा ये चैप्टर हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट ये चैप्टर देख के, ये हमारा वीडियो देख के आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे हमको तैयारी करना है। अगर इस तरह से कोई और वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट करके आप बताना। बहुत अच्छा ये हमारा वीडियो आपको हेल्प करेगा, मुझे बताइएगा जरूर आप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब इसके बाद हम लोग इनके थर्ड वीडियो में देखेंगे कि थर्ड पेपर में इनको पढ़ेंगे और इनके एक पार्ट और बचा है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट इस तरह से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना।
कमेंट करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, यही हम आपसे मांगते हैं, बाकी और हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे डियर स्टूडेंट। अगले हमारा और थर्ड पेपर होगा, उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।